नमस्कार, आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वक्फ मामले में आज भी नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगले हफ्ते तक टली सुनवाई। मस्जिद गिराने के फैसले पर भड़के मौलाना अरशद मदनी। कानपुर के चमनगंज इलाके में 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग की हुई मौत। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जताया भरोसा, एनडीए नहीं छोड़ने के बाद दोहराई। आरजेडी नेता मनोज झा ने सरकार को घेरा, कहा अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले संजय पायलट, कहा आतंकवाद को जड़ से साफ करने के लिए देश एकजुट। कनाडा से 8 लाख हिंदुओं को निकालने की मांग, खालिस्तानी समर्थकों ने निकाली एंटी हिंदू परेड। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करीब 2 हफ्ते के बाद सुनवाई के लिए बैठी। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले को सुन रही है। अदालत के बैठते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अगले हफ्ते तक सुनवाई टालने के लिए पीठ से आग्रह किया। पीठ उनकी मांग पर राजी हो गई। इस तरह से मामला अब अगले गुरुवार यानी 15 मई को सुना जाएगा। तो क्या हुआ सर? आज 3 जजेज ऑनरेबल 3 जजेज बेंच जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, उनकी बेंच में सूचीबद्ध हुआ। लेकिन आज उनका ये कहना था, चूंकि उनका रिटायरमेंट है 14 तारीख को, इसलिए उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके समक्ष यानी कि जस्टिस गवई के समक्ष इस मैटर को सूचीबद्ध करने के लिए आज आदेश पारित किया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई को होगी और नए बेंच के समक्ष होगी। सर, उन्होंने ये भी कहा कि हम इस जो हलफनामे आए हैं उन्हें पूरी तरीके से गहराई से नहीं पढ़ पाए हैं, इसे बिल्कुल हाँ बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि ये पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। और एक बात जरूर था कि जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने अंतरिम आदेश की बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, अंतरिम आदेश और जो मेन पिटीशन सारे मामलों पर सुनवाई आज जो नई बेंच होगी वो तय करेगी और उनके हिसाब से फिर आगे सुनवाई चलेगी। आज तो कोई सुनवाई अब नहीं, आज बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने 15 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। सर, पिछली तारीख पे जो सरकार ने, केंद्र ने जो अश्योरेंस दिया था कोर्ट को कि भाई डीनोटिफाई नहीं होंगी प्रॉपर्टीज और कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी काउंसिल में, क्या बिल्कुल आज उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वो डीनोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट के मुतालिक आज कोई चर्चा नहीं हुई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने काउंटर की भी पूरी जो गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए जब आगे सुनवाई होगी तो फिर मामले पर पूरी क्या माना जाए सर, वो व्यवस्था यथावत रहेगी या उसमें कोई नहीं, जो पिछली तारीख पर जो व्यवस्था की गई वही व्यवस्था अगली तारीख तक चलती रहेगी। हाँ, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की जा रही। इस कार्रवाई में सिंधु जल संधि के साथ ही सभी संबंध खत्म कर दिए गए हैं। इस आतंकी हमले को लेकर बीते दिन जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने हमले की निंदा की थी। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोके जाने को लेकर कहा था कि ये नदियां हजारों सालों से बह रही हैं, आप उनका पानी कहां से लाएंगे? पानी रोका जाना देश के लिए ठीक नहीं है। मदनी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। देखिए, जमायतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने जिस तरह का बयान दिया है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। घोर आपत्तिजनक बयान। पाकिस्तान हमारे खून बहाए और हम उनका पानी भी बंद न करें, ये किस तरह की सलाह दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी जमायतुल उलमा हिंद की तरफ से हुई है, मुस्लिम समाज में भी जमायतुल उलमा हिंद के खिलाफ गुस्सा है। क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, पूरे 140 करोड़ लोग देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना और देश के प्रधानमंत्री के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस तरह की बयानबाजी देकर, इस तरह का बयान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं अरशद मदनी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद को लेकर नगर निगम अदालत ने अंतिम फैसला सुना दिया है। पूरी मस्जिद के अवैध घोषित कर उससे पूरी तरह गिराने का आदेश दिया गया है। इसी कड़ी में मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है। एक मस्जिद 50 मस्जिदें गिर गई
और 50 मस्जिदें गिरेंगी। जितनी मस्जिदें बनाई हुई हैं मुजफ्फरनगर के अंदर उस जमाने की, उन सब मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। आप एक मस्जिद करो रहे हो, मैं समझता हूँ कि 50 नहीं सैकड़ों हजारों मस्जिदें गिरा दी जाएंगी। एक मस्जिद, 50 मस्जिदें गिर गई और 50 मस्जिदें गिरेंगी। पुराने कानून के अंदर ये है कि अगर किसी शख्स ने मस्जिद बनाई, मकान बनाया, घर बनाया और वो पाकिस्तान चला गया, उसकी सारी जायदाद कस्टोडियन के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर उसने वक्फ किया है तो वो वक्फ महफूज रहेगा, वो कस्टोडियन में नहीं आएगा। ये पुराना कानून है। इस नई तरमीम ने उस कानून को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है कि जितनी मस्जिदें बनाई हुई हैं मुजफ्फरनगर के अंदर उस ज़माने की, उन सब मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। आप एक मस्जिद करो रहे हो, मैं समझता हूँ कि 50 नहीं सैकड़ों हजारों मस्जिदें गिरा दी जाएंगी। आप देखिए, इंतज़ार कीजिए। कानून ये और कहा जाता है, मुझे हैरत होती है कि आदमी खड़े हो गए कहता है कि हमने हिफाजत के लिए बनाया। अरे जालिमों, हड़प करने के लिए बनाया, कह रहे हो हिफाजत करने के लिए बनाया। ये है कानून, आप देख लीजिए उठा करके दफ़ा 108 और 107। कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई है, देखा जाएगा क्या होगा। हम समझते हैं कि कोर्ट जो फैसले कर रहा है आम तरीके के ऊपर वो फैसले अदल और इंसाफ के फैसले होते हैं। हमें तवक्को है खुदा की जात से कि अदल और इंसाफ का फैसला होगा। मौलाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए जो अलग अलग वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉल्स दे रहे हैं, उसको आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप सदर से पूछिए, जमीयत उलमा के बारे में मुझसे पूछिए, मैं बताऊँगा आपको। जमीयत कितना साथ है, कितना साथ नहीं है? किसके साथ? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल हर अच्छे काम में मैं आपके भी साथ हूँ। कोई काम गलत करते मैं किसके साथ हूँ? मैं तो नहीं किसी के साथ हूँ। पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा बांध के पानी के बंटवारे पर चल रहे विवाद में अब बयानबाजी तेज हो गई है। पंजाब सरकार का साफ कहना है कि वो हरियाणा को पानी नहीं देंगे। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि वो पानी नहीं देंगे। पानी का कोई विवाद नहीं है लीगली तौर पे, और आंकड़े जो हैं वो पंजाब के पक्ष में हैं। हमने जितना पानी उनको अलॉट किया था 1 साल के लिए, वो अपना 10 महीने में इस्तेमाल करके फालतू 2 महीने का पानी मांग रहे हैं। और उनके पास सिर्फ यही तर्क है कि पहले हमें मिलता रहा है जी 10-15 साल से, अब पहले वाली बात नहीं रही। हमने अपना कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया। जब हमने ओथ ली थी 16 मार्च 2022 को, तब हम 21-22% पानी अपने खेतों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम 60% से ऊपर चले गए। हमने पाइपें दबा के खेतों तक पानी पहुंचाया, नहरों का। पुरानी कस्सियाँ, सूए, रजबाए हमने पुनर्जीवित किए। तो हमारा पानी, पंजाब का पानी हम खुद इस्तेमाल करने लगे। हमारे पास फालतू पानी नहीं है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार के बयान पर कहा कि लाडली बहना योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। उसी की वजह से हम सत्ता में आए हैं, इसलिए ये योजना कभी बंद नहीं होनी चाहिए। उसके लिए फंड रिलीज किया जाना चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग के फंड को कटौती नहीं किया जाना चाहिए और यही नियम है। यही बात मैंने अजीत पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बताई है। देखिए, लाडली बहन योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रह चुकी है। उसकी वजह से आज हमारी सत्ता भी आई है। इसलिए उनको वो योजना कहीं बंद नहीं होना चाहिए, उसको पेमेंट देना चाहिए, उनको उनमें तरतूद करना चाहिए, वो शासन की जवाबदारी है। लेकिन ये सामाजिक न्याय विभाग जो है उसमें से आप निधि कट नहीं कर सकते, ये नियम है, कायदे में ऐसी तरतूद की गई है। इसलिए इस यहाँ का निधि वर्क करना ये उचित नहीं है। ये बात मैंने अजीत दादा को भी और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को भी बताई है। तो भी अगर निधि वर्ग होता है तो मुझे काम करने में दिक्कत आएगी, ये मेरा कहना है। ये जो निधि है तो लाडली बहन एससी के लिए जो निधि है, जो ऐसा बाय फॉरगेट नहीं कर सकते। लाडली बहन योजना में दलित कितनी महिला है, ओपन कितनी कैटेगरी की, कौन सी कैटेगरी, ये कैटेगरी नहीं है उसमें।
उसमें सीधा सीधा सभी बहनों को देने का प्रावधान है। कोई ऐसा बायफर्गेशन करते बैठेंगे तो शायद वो गलत होगा, मैसेज गलत जाएगा। हम ऐसे कोई गलत मैसेज देना नहीं चाहते, सब लाडली बहन को पैसा हम देने की कोशिश करते हैं। अब अगर डिपार्टमेंट का निधि डाइवर्ट करना है, प्रधान सचिव जो सेक्रेटरी रहते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या मिनिस्टर, उनकी सिग्नेचर लेगी, वहाँ पे आपने सिग्नेचर। मेरे पास ये फाइल मेरे पास आई थी फरवरी महीने में, जब भी मैंने उसको इनकार किया, फाइल पे मैंने लिखा है स्पष्ट तौर से कि ये पैसा तुम कट नहीं कर सकते, मेरे को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है करके मैंने सिग्नेचर करके भेजा है। सीएम के सब राइट सीएम के पास रहते हैं, लेकिन कुछ योजना जो ऐसी रहती है जिसमें से पैसा कट करना ठीक नहीं रहता, उसकी वजह से जो उद्देश्य से ये खाता चल रहा है उनके ऊपर अन्याय किया जाएगा। पहले हमारा दायित्व करीबन 3000 करोड़ का है, उसमें अगर ये पैसा और कट करेंगे तो वो डिपार्टमेंट एक दिन बंद करना पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल के दिए गए बयान को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिमांशी नरवाल का समर्थन किया है। एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि किसी महिला को उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन के आधार पर ट्रोल किया जाना सही नहीं है। दरअसल हिमांशी नरवाल ने 22 अप्रैल को पहलगाम के वैसरन घाटी में हुए अटैक के बाद कहा था कि मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना ना बनाया जाए। उनके इसी बयान के बाद उनको सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है। इसी के चलते अब महिला आयोग ने उनका समर्थन किया है। इस अटैक में नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हो गई थी। पति के निधन के बाद हिमांशी ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे पड़ें। हिमांशी को उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जारी एक बयान में एनसीडब्ल्यू ने हिमांशी को ट्रोल किए जाने की निंदा की है। हिमांशी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर हो रही उनकी ट्रोलिंग पर बात करते हुए एनसीडब्ल्यू ने लिखा कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत के बाद जिस तरह उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल के उनके एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने ये भी स्वीकार किया कि भले ही उनकी टिप्पणियां कई लोगों को अच्छी नहीं लगी हों, लेकिन असहमति जाहिर करना संवैधानिक सीमाओं की मर्यादा के दायरे में रहना चाहिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि पाकिस्तान ने जब भी दुस्साहस किया है तो हमारे देश और सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। उरी जैसे 6-7 सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के समय पर भी हुई। ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई थी, उससे पहले भी कभी भी किसी ने नहीं की। हमारी सेना बहुत सक्षम है। हमारी सरकार और हमारी सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए साहब, पाकिस्तान ने जब भी दुस्साहस किया है, हमारे देश ने, हमारी सरकारों ने, हमारी फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे पहले की बात हो, चाहे वर्तमान की बात हो, चाहे आगे की हो। अब कोई डिफेंस मिनिस्टर कहना चाहते हैं कि आज के प्रधानमंत्री के कारण कुछ ऐसा होता है, ये फिर राजनीतिक बयान है। तो इस समय ना उन्हें राजनीतिक बयान देना चाहिए, ना हम लोगों को रखना चाहिए। ये देश की शक्ति और उसके रिजॉल्व की बात होती है। इसलिए क्योंकि कभी कभी ये भावना बन जाती है कि मुझे खुद याद है, और आपको याद होगा एंटनी साहब जब रक्षा मंत्री थे, खुद उन्होंने बात की थी कि उरी जैसी कम से कम 6-7 सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के समय में भी हुई थी। वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्रधानमंत्री मोदी बने तो उरी जैसी स्ट्राइक हो गई, उसके पहले किसी ने नहीं किया। वो होती रहती है। सरकार, हमारी सेना बहुत सक्षम है। कुछ सरकारें उसको अनाउंस करती है, कुछ नहीं करती हैं। और ये भी अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार, हमारी सेना मिलकर मुंहतोड़ जवाब देगी पाकिस्तान का, जितनी हर बार दिया है। लोगों की अपेक्षा क्या होती है, क्या नहीं होती है, वो अलग बात होती है। सरकार को और सेना को दूरगामी परिणाम हर चीज के देखने पड़ते हैं। किस तरीके से हम पाकिस्तान को दबाएं, किस तरीके से उसको कमजोर करें, उसकी इन हरकतों में जो बिल्कुल एक तरीके से गैर कानूनी, क्रिमिनल और टेररिस्ट लिंक्ड हैं। और उसके लिए मेरा तो हमसे सबसे ये कहना है कि हमें सरकार पे और सेना पे भरोसा रखकर उन पर छोड़ देना चाहिए। वो जब तय करें जैसा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एक जहाज का खिलौना दिखाया जिस पर उन्होंने राफेल लिखा हुआ था। इस खिलौने में उन्होंने नींबू मिर्ची लटकाए हुए थे। अजय राय ने ये खिलौना दिखाते हुए कहा है कि ये वही राफेल है जिसको लेकर कहा गया था कि ये बहुत ही मजबूत फाइटर। उन्होंने पूछा है कि इस फाइटर का नींबू और मिर्ची कब हटाया जाएगा, ये अपना काम कब करेगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। आ रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि नींबू मिर्ची की जगह अजय राय को लटका देना चाहिए। हाँ भाई, वो तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। अजय राय को लटका सकते हैं, शुभम द्विवेदी को लटका सकते हैं, नरवाल जो बेचारा शहीद हुआ उसको लटका सकते हैं। पर जिन्होंने किया आतंकवाद, जिन्होंने मारा, जो मार सकते हैं,
अजय राय को लटका सकते हैं, अजय राय को मरवा सकते हैं, तो वो आज उनको जवाब देने का समय है। मैं तो जो सही बात है, नींबू मिर्ची मैंने नहीं लटकाया। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इनके रक्षा मंत्री जब वो राफेल लेने गए थे तब इन्होंने वो सारी बातें, ये देख सकते हैं कि ये तब का नींबू मिर्च वाला मामला है। ये रक्षा मंत्री जी ने लटकाया, मैंने नहीं लटकाया। मैंने तो बताया, आंखें खोली इनकी कि आपने जो किया है वो सामने देख लीजिए कि नींबू मिर्च क्या है। नहीं, ये शो करना चाहते हैं कि जो आप नींबू मिर्ची लगाकर खड़ा किए हुए हैं राफेल को, आज देश की जनता प्रभावशाली कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ, कि आप उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे। ये देश की जनता और जो परिवार शहीद हुआ, जिन्होंने अपने पति को खोया, जो 2 महीना पहले किसी की शादी हुई, किसी की 16 दिन पहले शादी हुई है, वो वहां खुशियां लेकर गए थे, वो वहां खुशियां मनाने गए थे पूरे परिवार को लेकर। कुछ यहां तो पूरा परिवार गया था शुभम द्विवेदी का, और वहां से वो डेड बॉडी लेकर आ रहा है। वो पत्नी जो आज वहां अपने पति के साथ गई थी खुशियां मनाने, आज उसकी गोद में उसका पति मरा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। शर्म आनी चाहिए जो लोग आज ये सब बातें कर रहे हैं। प्रभावशाली कार्रवाई करिए, आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले जो लोग हैं उनको खत्म करिए, उनको समाप्त करिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जाति आधारित जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा है कि आज देश के सभी तहसीलों पर एसडीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव भिजवाया जा रहा है। हम 22 सालों से जाति जनगणना की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। हमने सार्वजनिक मंचों से जातीय जनगणना की वकालत की है। हम आपको इसकी वीडियो भी दे देंगे। आज पूरे प्रदेश के सभी तहसीलों पर एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और राष्ट्रपति महोदय, तीनों लोगों को धन्यवाद प्रस्ताव यहां से भिजवाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग 22 साल से लगातार जातिवाद जनगणना की आवाज़ को बुलंद करते रहे। और हम तो आपको सैकड़ों वीडियो दे देंगे, जो आपके द्वारा भी पूछे गए सवाल का वीडियो मेरे पास है। जो साथी पूछे सवाल और मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर हम लोगों ने जातिवाद जनगणना की वकालत की है, उसका वीडियो हम दे देंगे। जहां तक सवाल कांग्रेस का आपने किया, तो कांग्रेस 60 साल तक शासन किया। 60 साल में कभी उनके मन में जातिवाद जनगणना नहीं आई। रही बात समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तमाम ऐसे दल जो कांग्रेस को समर्थन देके केंद्र में सरकार बनवाए, तो कभी इन लोगों ने वहां जाति जनगणना कराने की बात नहीं रखी, बल्कि मलाई खाने के लिए कोई रक्षा मंत्रालय ले लिया, तो कोई रेल मंत्रालय ले लिया, तो कोई संचार विभाग ले लिया, तो ये विभाग लेके मलाई काटने लगे। जातिवाद जनगणना तो भुला गए। 4 मई को कानपुर शहर के चमनगंज इलाके में एक 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मृतक के परिवार के एक सदस्य ने साझा किया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। 3 बच्चों सहित उनके परिवार के कुल 5 सदस्यों की उस आग में झुलसकर मौत हो गई। मेरा जो है हाजी शरत नाम है। जो ये हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ? शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी से आग लग गई। पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। आपके परिवार में कितने लोग? मेरे पाँच लोग जो है डेथ हो गई। 5 लोगों, 3 बच्चे थे, दो जो है हस्बैंड वाइफ। भांजा मेरा। बच्चे कितने? बच्ची एक 14 साल की थी, एक 11 साल की थी, एक 7 साल की लमसम। कितने बजे हादसा हुआ? 8:30 लमसम बता रहे लोग, जो है हम तो जहाज में रहे थे। 9 बजे, 8:30 पौने 9 का बीच लोग बताए मैं। और कोई भी परिवार के लोग थे साथ में? नहीं, परिवार के लोग थे, वो तो जाजमऊ गए थे। भाई था उनका, वो गया था जाजमऊ, दावत थी, साड़ू गया उनके, तो वो जाजमऊ गया हुआ था, तो बच गए। उनके पापा अपने आप नीचे उतरा, उनको मालूम नहीं, अपने आप ही उतरा, वैसे ही आगे उतरते हुए तो बच गए वो। क्या स्थिति है, कितने लोग कैजुअल्टी हो चुकी है? देखिए, अब तो इसमें आग बुझाई जा चुकी है। अब वर्तमान में आग नहीं है कोई, और अभी तक जो जानकारी हुई है तो इसमें जो दानिश थे, उनकी पत्नी और 3 बेटियां, कुल मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनको मार्चरी भेजा गया है। सर, आग की फिलहाल बुझा ली गई है? हाँ, बुझा ली गई, पूर्णतः बुझा ली गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता में आने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दिया और कहा कि वो एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात दोहराई है। इन खेलों में देश भर से हजारों युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पिछले 1 दशक में कई बार साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं हमेशा यहीं रहूंगा। मेरी पार्टी ने
पहले भी मुझे कई बार यहाँ वहाँ भेजा, लेकिन ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। दरअसल नीतीश कुमार 1990 के दशक के मध्य से भाजपा के सहयोगी रहे हैं। हालांकि साल 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद नाराजगी जताते हुए उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने साल 2015 में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और सफलता भी पाई, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चला और 17 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में आ गए। ये साझेदारी 2022 तक चली, जब उन्होंने एनडीए छोड़कर फिर से महागठबंधन में वापसी की और भाजपा पर जेडीयू को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश ने महागठबंधन और इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ते हुए फिर से एनडीए का दामन थाम लिया। ये कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना, क्योंकि उन्होंने खुद इंडिया गठबंधन को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव करीब हैं, तो नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि वो एनडीए में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब वो कोई राजनीतिक पलटी नहीं मारेंगे। उनके इस बयान को एनडीए को मजबूती देने के इरादे से दिया गया बयान माना जा रहा है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा है कि देश के सभी राजनीतिक दलों ने पहलगाम को दुखद बना दिया है। ये एक क्रूर तरीके से किया गया आतंकवादी हमला है। जो भी घटना को अंजाम दिया गया है, देश के 140 करोड़ लोगों को सभी राजनीतिक दलों और सैन्य प्रयासों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है। इसलिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान से दुनिया को ये संदेश जाएगा कि कश्मीर देश का मुकुट है। अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। देश के तमाम राजनीतिक दलों ने पहलगाम की दुखद आतंकी घटना, जिसमें बर्बरता तरीके से जो भी घटना को अंजाम दिया गया, पूरे देश की 140 करोड़ जनता, तमाम राजनीतिक दल और सैन्य पुरुषार्थ ने इसको चुनौती के रूप में लिया है। तो स्वाभाविक है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर मंतव्य दिया है, जब केंद्र सरकार को अधिकृत कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि प्रायोजित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब ही नहीं मिलेगा। दुनिया के अंदर एक संदेश जाएगा कि अगर हमारा कश्मीर देश का मुकुट है, अगर किसी ने हिंसक छेड़छाड़ की है तो उसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने राफेल विमान पे मिर्ची नींबू लगाकर एक तरीके से सेना का अपमान भी किया है। ये भी पूरे तरीके से हमलावर है। इसके बाद यही दुखद पक्ष है कांग्रेस पार्टी का कि भाई ये देश के सैन्य बल जिसका इस्तेमाल करता है राफेल, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कभी कोई चित्र बना करके उसको सोशल मीडिया में ट्वीट करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस पर कोई बयान अनर्गल मत दीजिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो अगर राफेल पर यह सवाल खड़ा किया है, तो निश्चित रूप से ये दुखद है और कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए गंभीरता से। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जहां एक तरफ तनाव बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ देश में सियासत भी तेज हो गई है। इस अटैक के बाद विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है। इसी बीच आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा है कि अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। पहलगाम अटैक के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मनोज झा ने कहा है कि हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत पहलगाम के उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए की है जिनकी मौत हुई है। कहता हूँ, हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत की पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई। हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे। हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। हमसे पूछोगे, अरे पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा है हम नहीं देख रहे हैं। मतलब किसी की बयान के चेरी पिकिंग करके उत्पात मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देश एक स्वर में सोचता है। हमारी राजनीतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते हैं। पुलवामा जवान खोए थे हमने, श्रद्धांजलि का देश ना बने कि फूलमाला पहनाई, आज इतिश्री हो गई ना। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पहलगाम आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा है कि राहुल गांधी के दबाव में केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवा रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा है कि आतंकवाद को जड़ से साफ करने के लिए हम देश की सरकार के साथ हैं।
आतंकियों ने हमला किया और निर्दोष सैलानियों का जो नरसंहार किया है, मैं समझता हूँ वो एक पाकिस्तान द्वारा एक तरह का आक्रमण है भारत के ऊपर, और उसका पर्याप्त जवाब देना मुझे लगता है समय आ चुका है उस बात का। और कांग्रेस पार्टी ने और समूचे विपक्ष ने निसंकोच भाव से और पूरी ताकत के साथ सरकार को समर्थन दिया है। जो भी उचित कार्रवाई करनी है सरकार को करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक परंपरा रही है देश के अंदर, जब हिंदुस्तान की संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी और उन्होंने सदन के पटल पे कहा था कि भारत की संसद पर जो हमला किया है वो लोकतंत्र पर हमला है। और उसमें उस समय कांग्रेस पार्टी ने वाजपेयी जी सरकार को पूरा समर्थन दिया और जवाबी कार्रवाई के लिए उनको ताकत देने का काम किया था। आज भी खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर कहा है कि सरकार जो उचित समझे वो कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है। और आज तो 140 करोड़ लोग। कनाडा में एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया। टोरंटो में एक हिंदू विरोधी परेड का आयोजन किया गया। कनाडा में हाल ही में चुनाव हुआ था और मार्क कार्नी ने जीत के साथ दोबारा प्रधानमंत्री पद संभाला है। दरअसल कनाडा के पत्रकार डेनियल बोर्डमैन ने एक्स पर पोस्ट में शेयर करके लिखा है, इसमें वीडियो पे अटैच है। वीडियो में टोरंटो के मल्टन गुरुद्वारे में कथित तौर पर हिंदू विरोधी परेड दिखाई गई है। बोर्डमैन ने पोस्ट में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरह खालिस्तानियों के प्रति नरम रवैया अपनाएंगे या सख्त होंगे। पत्रकार बोर्डमैन ने एक्स पर लिखा कि हमारी सड़कों पर उत्पात मचाने वाले लोगों ने सामाजिक ताने-बाने से काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। वे हर यहूदी को धमका रहे हैं, लेकिन खालिस्तानी समाज के लिए सबसे घृणित विदेशी वित्त पोषित खतरे के रूप में उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्या मार्क कार्नी का कनाडा जस्टिन ट्रूडो के कनाडा से अलग होगा? एक्स पर शॉन विंदा नाम के एक यूजर ने पोस्ट शेयर की है। विंदा ने एक्स पर लिखा कि माल्टन गुरुद्वारा में के गैंग ने बेशर्मी से 8 लाख हिंदुओं को हिंदुस्तान भेजने की मांग की है। ये सभी त्रिनिदाद, गुयाना, सुरीनाम, जमैका, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, केन्या और अन्य जगहों से संबंध रखते हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।